अल्लाह बोल बोल बोल, अल्लाह बोल बोल बोल, अल्लाह बोल बोल बोल, अल्लाह बोल। आज के बुल अल्लाह कार्यक्रम में हम बात करेंगे राजनीति की, और आज के हमारे मेहमान हैं प्रदेश के पूर्व मंत्री और प्रदेश कांग्रेस के वर्तमान में कार्यकारी अध्यक्ष जीतू पटवारी। जीतू पटवारी सदा अपनी सख्त बातचीत और बयानबाजी के कारण प्रदेश की राजनीति में सदन के अंदर और बाहर सुर्खियों में बने रहते हैं। प्रदेश के तेज तर्रार नेताओं में जीतू पटवारी की गिनती होती है और वर्तमान में ये राऊ विधानसभा से हमारे विधायक हैं। तो आइए बात करते हैं देश और प्रदेश की राजनीति की जीतू पटवारी के साथ। जीतू पटवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। जी नमस्कार, धन्यवाद। कांग्रेस कहती है कि लोकतंत्र खतरे में, बीजेपी चुनाव जीतती है, कांग्रेस चुनाव हारती। कैसे लोकतंत्र खतरे में? बात इतनी है कि चुनाव जीतना और हारना ही यदि लोकतंत्र का मतलब होता या आभास होता, तो फिर लोकतंत्र पर जिस तरीके से ये एहसास करवाना कि लोकतंत्र पर भी किसी का नियंत्रण है, वो कैसे होता? इसके लिए विपक्ष बना, संसद में वो अपनी बात अच्छे से कहे। इसके लिए मीडिया बनी जो लोकतंत्र में जीतने वालों की कमियां बताए, सत्ता की कमियां बताए। इसके लिए स्वायत्त संस्थाएं बनी जो चुने हुए जनप्रतिनिधियों पर अंकुश रखे। इससे ऊपर न्याय बना, कोर्ट बना, सुप्रीम कोर्ट बना। ये कि सबसे सर्वोपरि अगर कोई है देश में, संविधान में, तो उसको कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को कहा गया, माननीय न्यायालय को कहा गया। आज आप देखोगे कि क्या देश में ये हालात है कि विपक्ष को संसद में किस तरीके का बर्ताव हो रहा है कि विपक्ष अडानी का इतना बड़ा मुद्दा हुआ, उसमें सवाल खड़े किए और कहा संयुक्त संसदीय समिति बना दो। तो जिस विपक्ष के सबसे बड़े नेता ने इस बात को, इस आवाज़ को उठाया, उसके घर पुलिस भेज दी, उसको कोर्ट में सज़ा दिलवा दी, उसको कोर्ट के बाहर अलग अलग तरह के अलग अलग विदेशों के भाषणों के मैनिपुलेशन किए जाते हैं, पर वो बात नहीं की जाती जो आज आवश्यक है कि अडानी का इतना बड़ा कांड हो गया, इतना लोगों का पैसे का हनन हो गया, जो बाहर से कंपनियां फेक चल रही है, उनका पैसा आवक जावक हुआ या इतने पैसे उसमें लगे, उसका क्या सोर्स था, इसकी बात हो, इस पर बात नहीं होती है। ये लोकतंत्र खतरा नहीं तो क्या है? आप ये देखो कि लोकतंत्र में सबसे ज़्यादा अंकुश किस बात पे रहता है? सुप्रीम कोर्ट का रहता है, माननीय न्यायालयों का रहता है। कई ऐसे फैसले पूरे मोदी जी के कार्यकाल में हुए जो देश उन पर अपेक्षा रख रहा था, देख रहा था, समझ रहा था, और उन फैसलों की चर्चा भी हुई। बहुत महत्वपूर्ण फैसले थे, कई सालों से लंबित थे। उन फैसलों को, जो फैसला आया उन मुकदमों का, उसको देश ने एक्सेप्ट किया, सब लोगों ने एक्सेप्ट किया, पक्ष ने भी विपक्ष ने भी। पर जिन जजों ने दिया वो जज सब राज्यसभा चले गए, लगभग 80%, कई राज्यपाल बन गए। तो ये लोकतंत्र खतरा नहीं है तो क्या है? आप ये बताओ कि 11 सरकारें चुनी हुई, आपने कहा चुनाव वो जीतते हैं, लोकतंत्र खतरे में कैसे? 11 राज्यों की सरकार चली गई यार, और फिर न्यायालय से दल बदल कानून करने वालों का पक्ष ले लिया गया। ये चिंता का विषय नहीं है देश के लिए? ये चिंता का विषय नहीं है कि 500 से ज़्यादा विधायक खरीदे बेचे गए? ये चिंता का विषय नहीं है कि इस देश में इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था की मार है, इतनी बड़ा असमानता है आर्थिक आधार पे, इतनी बड़ी बेरोजगारी है, इतना बड़ा देश में किसानों के आंदोलन चला 1 साल तक, और जो भी होता है वो हिटलरशाही से होता है, तानाशाही से होता है, समझौते से विपक्ष और पक्ष बैठ के कोई निर्णय नहीं लेता है। ये लोकतंत्र खतरे में नहीं है? तो लोकतंत्र में चुनाव जीतना और हारना एक अपना मुद्दा। ईवीएम जिससे चुनाव होते हैं, उसमें प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। विश्वास ही तो है, भरोसा ही तो है, मत का भरोसा, पब्लिक के मत का भरोसा ही तो लेते हैं राजनीतिक दल और नेता। अगर उस पर शंका होने लगी है तो फिर ये एक बात बड़ी महत्वपूर्ण यहाँ पे बोली है भी कि न्याय व्यवस्था के ऊपर भी सवालिया निशान है। मतलब कहीं ना कहीं न्याय व्यवस्था भी सरकार के दबाव में काम कर रही है, ऐसा लगता है।
नहीं, बात ये है, मैंने तो नहीं आरोप लगाया कि सरकार के दबाव, नहीं, जैसे आपने कहा कि जजों को राज्यपाल मैंने बना तो दिए। ये कहा कि जो जज जो फैसला देता है, जिसकी देश को आस होती है, और वो फिर बाद में सरकार के सहयोग से राज्यसभा चला जाता है, राज्यपाल बन जाता है, और वो फैसले मतलब वैसे होते हैं एजेंडे appreciate के करते तहत। हैं उनको, appreciate तो करते हैं। हाँ या तो फिर ये लोकतंत्र के पर प्रश्न तो खड़े करते हैं, ये शंका है, ये भविष्य की चिंता है। क्या कांग्रेस की सरकार बनने वाली है आगे? जो 23 का चुनाव है, करीब 6-8 महीने बचे चुनाव में, मैं देख रहा हूँ कि जो आपके पुराने चेहरे हैं, जिनकी किसी की उम्र 75 साल है, दिग्विजय सिंह हैं, गोविंद सिंह हैं, कमलनाथ जी हैं, 75-80 के बीच, मतलब उम्र दराज लोग हो चुके हैं। क्या आप इनके चेहरों पर चुनाव लड़के चुनाव जीतने की सोच रखते हैं? ऐसा लगता है आपको? क्या आपको चुनाव में उम्र से चुनाव का जीत और हार का फैसला होता है क्या? उम्र तो उसकी आजकल ज्यादा देखते होती हैं है, कि युवा चेहरों को लोग ज्यादा पसंद करते हैं। उम्र तो उनकी ज़्यादा होती है जिनके पास अनुभव की पूंजी बड़ी होती है, खजाना होता है। तो मैं इसको नकारात्मक नहीं मानता हूँ, सकारात्मक मानता हूँ। क्यों कांग्रेस की सरकार नहीं बनने की कारण क्या है? इस प्रदेश में सबसे बड़ा बेरोजगार प्रदेश हमारा बना दिया, सबसे ज़्यादा कर्जदार प्रदेश हमारा बना दिया, सबसे ज़्यादा किसानों के हालात दयनीय इस प्रदेश में हो गई। आत्महत्या हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा होता है। आदिवासियों पर अत्याचार में एनसीआरबी के आंकड़ों में हम नंबर 1 हैं। मातृ मृत्यु दर में हम नंबर 1, शिशु मृत्यु दर में हम नंबर 1, महिलाओं के अपहरण में हम नंबर 1, और आ रही है लाडली बहना योजना। आप ये देखो कि मध्य प्रदेश में कर्मचारी, कौन सा कर्मचारियों का वर्ग आंदोलित नहीं है, वो चाहे वेतनभोगी हो, चाहे संविदा शिक्षक हो, चाहे अतिथि विद्वान हो, चाहे बिजली कर्मचारी हो, चाहे हमारे पटवारी हो, सचिव हो, तहसील, ये इस तरह के सब आंदोलित है, सब हराना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी। तो फिर किस भावना से बीजेपी वापस चुन के आए? मध्य प्रदेश में इन्होंने सरकार लूटी है, जो जनता का मत लूटा है। जनता को निर्णय लेना है कि मेरे मत की मैं रक्षा करूं, तो ऐसे में फिर से कांग्रेस की सरकार बना के पहले बनी थी, अभी लूटी भी है, फिर लाएंगे। जीतू पटवारी निलंबित है। कांग्रेस निलंबन के बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाती है, उसमें आपके कार्यकारिणी जो आपके अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी, वो विधानसभा अध्यक्ष का घेराव करने की बात करते हैं। उसके बाद खुद ही कांग्रेस नदारद हो जाती है, आप चुनाव जीतने की बात कर रहे हैं। नहीं, बात ये इस पर्सनली आपको एक क्या है, मुझे निलंबित क्यों किया? मैंने किसानों के 3,000 रुपये का कर्जा मांगा, 3,000 रुपये के रेट मांगे गेहूं के, अनाज के, धान के, इसलिए निलंबित किया। मैंने जब कहा कर्ज लेते हो आप, तो करते क्या हो? 4 लाख करोड़ का कर्जे है मध्य प्रदेश पे, और 4 लाख करोड़ के कर्जे में 39 करोड़ रुपया केवल हवाई जहाज का किराया दे दिया। 2 हवाई जहाज खरीदे, एक का बीमा नहीं कराया, एक्सीडेंट हो गया, डैमेज हो गया, पैसे पानी में बह गए। एक हवाई जहाज फिर खरीद लिया। आप बीजेपी के कार्यालय में 9 बार आपने 9 करोड़ रुपए 5 साल के खाना खिला दिया। 35 बार उल्लेख मेरे एक प्रश्न के उत्तर में विधानसभा ने, विभाग ने दिया। ये भारतीय जनता पार्टी से जब ये सवाल खड़े करते हैं तो कहते झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो। ये नहीं बताते क्या झूठ बोला। आप ये बताओ, विधानसभा के प्रश्नों के उत्तर के अनुरूप अगर विधायक जनप्रतिनिधि बात नहीं करें तो फिर कैसे करें? और जहाँ तक प्रश्न है विधानसभा से निलंबन का, निलंबन मेरा नहीं हुआ, निलंबन हुआ किसानों के 3,000 रुपये की मांग का, गेहूं के डिमांड का, किसानों के हक और अधिकार का निलंबन उसका हुआ। मुझे तो फक्र है कि मैं इसलिए वो हुआ। जहाँ तक विधानसभा अध्यक्ष के प्रति अविश्वास आया, उसमें पार्टी के रवैये का मैं मानता हूँ। मुझसे जब कमलनाथ जी ने और नेता प्रतिपक्ष ने इस विषय पे बात की तो मैंने कहा सदन चलना चाहिए, और ऐसे कई विधायकों के मेरे खुद के प्रश्न थे जिससे सरकार बेनकाब होती। तो वो प्रश्न फिर आए, वो चाहे कानून व्यवस्था के हो, चाहे एग्रीकल्चर के हो, चाहे जो भ्रष्टाचार के हो, चाहे अन्य और ऐसे कई प्रश्न आए जिसमें शिवराज जी के झूठ सामने आए, उनकी जो सब्जबाग सामने आए। तो मैं मानता हूं कि जो सदन की कार्रवाई चलने के प्रोसेस पे कांग्रेस का और प्रदेश का भला हुआ। जहां तक मेरे निलंबन पे मुझे फख्र है, और जहां तक पार्टी के निर्णय का हम सब ने मिलकर लिया। नहीं, मेरा ये कहना ये है कि आपके इतने अच्छे सवाल थे, आपका इतना बढ़िया मुद्दा था, आपकी बढ़िया मांग थी, तो फिर आपकी पार्टी के लोग क्यों नाराज हो गए? क्यों कमलनाथ जी नहीं दिखे? अविश्वास प्रस्ताव कमलनाथ जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, वही गोल हो गए। नहीं, पर गोल होना क्या होता है? हमने अविश्वास प्रस्ताव लाए, हम अविश्वास प्रस्ताव लाए,
हमने 14 दिन की हमारी भावना होती है, 14 दिन बाद नियम और कायदे से बात होती। उसके बाद हमने सदन में वो सारे मुद्दे उठाए जिससे कि सरकार बेनकाब होती। मैं मानता हूँ हम पास हुए, बीजेपी फेल हुई। ये व्यवस्था बन सकती है कि ये अच्छा नहीं है, बुरा, ऐसा नहीं हुआ और वैसा नहीं हुआ, पर जो हुआ मेरी सहमति से हुआ। क्या सबका प्रिय जीतू पटवारी, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और अब खटकने लगा है? क्या कांग्रेस में अस्तित्व की लड़ाई फिर चल रही? क्योंकि आए दिन ये देखने में आ रहा है कि जब से आपने राहुल गांधी के साथ कदम ताल मिलाना शुरू किया, कहीं ना कहीं गैप जनता को दिखाई दे रहा है, दूरी दिखाई दे रही है। ऐसा है, ये कंपैरिजन की वर्डिंग देना ये अन्याय है। दिग्विजय सिंह जी मेरे पिता तुल्य है। राजनीति के क्षेत्र में उनके व्यक्तित्व से और उनकी भावना से मैं बहुत कुछ सीखा हूँ और सीखता रहता हूँ, और आज भी मेरी रोज़ उनसे चर्चा होती है। कमलनाथ जी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पहली बार मुझे मंत्री बनाया। एक अच्छे अनुभवी विश्व विज़न के लीडर है, मध्य प्रदेश की नीड है। तो मैं नहीं मानता हूँ कि ऐसे कोई ये अखबारों की सुर्खियाँ, अखबारों की डिमांड, भारतीय जनता पार्टी के आरोप प्रत्यारोप ये अपने चलेंगे, राजनीति में सब है। पर मैंने जहाँ तक राहुल जी का प्रश्न है, मैं अकेला उनके साथ कदम ताल नहीं किया। हमारे सारे नए नवयुवक जो चल सकते थे उनने सब ने किया, दिग्विजय सिंह साहब ने भी किया। एक भी ऐसा अरुण यादव जी हो, कमलेश्वर पटेल साहब हो, चाहे जयवर्धन सिंह हो, चाहे प्रियव्रत सिंह जी हो, चाहे तरुण भानोट हो, चाहे हमारे कई और लोग जिन्होंने नए परिवार, सारे एमएलए, लगभग 100 में से 100 एमएलए उनके साथ कदम ताल कैसे मैंने किया। तो ये बात अलग है। राहुल जी अपनी जगह है, कमलनाथ जी अपनी जगह है, दिग्विजय सिंह साहब अपनी जगह, और कांग्रेस पार्टी एकजुट है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आगामी चुनाव में मध्य प्रदेश में भी कोई लाभ मिलने वाला है, ऐसा लगता है आपको? नहीं, पूरे देश को लाभ मिलने वाला है। क्या थी भारत जोड़ो यात्रा? जो प्राचीन भारत है, जो प्राचीन सभ्यता है, जो प्राचीन परंपरा है, प्रेम की, प्यार की, मोहब्बत की, सहिष्णुता की, मिल के रहने की, मानवीय अवधारणाओं की, क्या थी भारत जोड़ो यात्रा? जो हिंदू धर्म का मर्म है, विश्व का कल्याण हो, विश्व कुटुंब की बात, प्राणियों में सद्भावना हो, ये भावना जो सारे धर्मों से निकल के आती है, सारी जातियों से निकल के आती है, मानवीयता, जो शंकराचार्य जी ने मानवता की रक्षा की बात की थी, उससे निकल के आती है। ये उद्देश्य था। मुद्दे क्या निकाले? मुद्दे थे बेरोजगारी के, मुद्दे थे आर्थिक असमानता के, मुद्दे थे भ्रष्टाचार के, मुद्दे थे देश में जो किसानों के हालात के, मुद्दे थे देश में जो जितने भी हमारे कर्मचारी हैं जिनको स्थायी नहीं करना और अस्थायी रूप से काम लिया जाना। तो ये मुद्दों पर चर्चा हुई, देश ने सुना, देखा, देश की समस्याओं को जनता के सामने भारत जोड़ो यात्रा से आई। तो ये मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी आई, देश के संदर्भ में भी आई, और मैं मानता हूँ पूरे देश को, विपक्ष को लाभ होगा, देश का लाभ होगा। एक आखिरी मेरा आपसे ये कि पिछली बार विधानसभा चुनाव ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी में शामिल थे, काफ़ी कैंपेन किया उन्होंने, चुनाव के लिए काफ़ी काम किया। एक समय तक वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री का चेहरा भी माने जा रहे थे। अब जबकि वे कांग्रेस में नहीं है, उनकी क्या कमी लगती है कांग्रेस को, या उनकी जगह पे अब कौन उसकी पूर्ति करने वाला? नहीं, बात यह है कि जहाँ तक सिंधिया जी तो थे, जो थे उसके लिए तो अब कुछ सवाल उठते नहीं हैं। और जहाँ तक आज क्या है, तो आज है कर्मचारियों का विरोध सरकार के प्रति, शिवराज के प्रति। आज है किसानों की दुर्दशा, किसानों की भावनाओं से छलावा शिवराज के द्वारा। आज है इस प्रदेश में सबसे बड़ा हमारा युवा बेरोजगार है, नशे में है, और सबसे ज़्यादा नशा बेचने वाला मेरा प्रदेश है। आज है इस प्रदेश में जिस तरीके की कानून व्यवस्था है, जिसमें खासकर दलित, शोषित, आदिवासी, इनके साथ जिस तरह की अराजकता हो रही है, वो जिंदा गाड़ा जा रहा है लोगों को, ये सब भावनाएं अपने आप ये मैसेज देती है। और फिर 21,000 22,000 झूठ की घोषणाएं शिवराज जी की, ये सब सर चढ़ के बोल रही है। मैं मानता हूँ ये सब मुद्दे हैं और सिंधिया थे, इस पर भारी है। कांग्रेस सरकार बना रही है 100%। तो ये थे जीतू पटवारी। प्रदेश की और देश की राजनीति के ऊपर खुलकर उन्होंने हमारे सामने उनकी बात रखी। इसी तरह के तमाम खास और विशेष शख्सियतों से हम आपको लगातार मिलाते रहेंगे मृदुभाषी के इस खास कार्यक्रम बोल हल्ला में। देखते रहिए मृदुभाषी। हल्ला बोल बोल बोल, हल्ला बोल बोल बोल, हल्ला बोल।